अगर मैं आपको कहूं कि आप बगैर किसी एजेंट को लाखों रुपए दिए सिर्फ अपनी स्किल्स की बुनियाद पर नीदरलैंड जा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई ख्वाब नहीं है, ये एक लीगल और प्रैक्टिकल रास्ता है और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज सईद आसी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अगर हम बात करें पूरे यूरोप में सिर्फ नीदरलैंड ही क्यों? क्योंकि यहां का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉ फॉलो होता है और वर्क लाइफ बैलेंस और बेहतरीन है। नाजरीन, ये वो मुल्क है जहां आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते बल्कि एक बेहतर जिंदगी भी जीते हैं। ये एक इंटरनेशनल कंट्री है, यहां पाकिस्तानी, इंडियन, तुर्क सब काम कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि यहां इंग्लिश वाइडली यूज नहीं होती और अगर आपको डच नहीं भी आती तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। आप बिल्कुल स्टार्ट में 2000 से 3000 यूरो कमा सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो 3000 यूरो से 6000 यूरो तक कमा सकते हैं और अगर आप सीनियर लेवल पर हैं तो 6000 यूरो से भी ऊपर कमा सकते हैं। याद रखें, जितनी स्किल स्ट्रांग होगी इतनी ज्यादा इनकम होगी। नाज़रीन, यहां मैं आपको चंद फील्ड्स के बारे में बता रहा हूं, अगर आपका भी ताल्लुक इन फील्ड्स में है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स, डाटा साइंस, पाइथन्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एसीसीए, सीपीए, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियंस की भी यहां पे बहुत हाई डिमांड है। नाज़रीन, किसी भी डच कंपनी में अप्लाई करने से पहले आपकी जो सीवी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सीवी सबसे पहला इंप्रेशन होती है जहां पे लोग फेल होते हैं। 2 पेजेस से ज्यादा सीवी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की सीवी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि इंटरनेशनल और खासतौर पर यूरोपीय कंट्रीज में सीवीज का म्यार कैसा होता है, कैसी सीवीज बनाई जाती है, सीवीज का फॉर्मेट क्या होता है, वो आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं। डच कंपनियों में अप्लाई करने के लिए जो सीवी आप देते हैं वहां पे तस्वीर नहीं लगाई जाती। ये उनका रूल है कि तस्वीर के बगैर सीवी वो एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही उसमें मेंशन होना चाहिए और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में बोल्ड अल्फाज में, बोल्ड फॉन्ट में लिखा होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी सीवी कस्टमाइज करके रखें। जो सी जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है उस कैटेगरी की अलग सीवी होनी चाहिए और कम से कम 10 से 15 कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर लें जहां आप अप्लाई करें ताकि आपके चांसेस ज्यादा हो। कस्टमाइज सीवी का फायदा यह है कि आप जितनी ज्यादा जॉब्स के लिए, जितनी ज्यादा कैटेगरीज के लिए अप्लाई करेंगे आपके चांसेस उतने ज्यादा होंगे। नाज़रीन, नीदरलैंड में अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप किसी भी कंट्री में बैठ के, पाकिस्तान समेत किसी भी कंट्री में बैठ के आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, नीदरलैंड की किसी भी डच कंपनी में आपने अप्लाई करना है तो बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक्डइन है, उसके बाद इंडीड है, उसके बाद ग्लासडोर वेबसाइट बहुत पॉपुलर है नीदरलैंड में। और रूल बड़ा सिंपल है, रोजाना कम से कम 10 से 15 एप्लीकेशंस आपने अप्लाई करनी है। जितनी ज्यादा कैटेगरीज और जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। सिर्फ अप्लाई करना काफी नहीं है, सही तरीके से अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कस्टमाइज सीवी होना बहुत जरूरी है। आपकी जो सीवी वो इस स्टाइल में, इस फॉर्मेट में बनी हो कि आप किसी वक्त भी उसको कस्टमाइज कर सके। स्ट्रॉन्ग कवर लेटर भी बहुत जरूरी है। कवर लेटर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कनाडा, यूएसए और यूरोप स्टाइल का कवर लेटर किस तरह बना सकते हैं हम, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। नाज़रीन, कवर लेटर में सबसे अहम पॉइंट जो है वो कंपनी रिसर्च, कंपनी ओवरव्यू होता है। जब भी आप कवर लेटर लिखते हैं उसमें आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन, आपने कंपनी के बारे में ओवरव्यू देना होता है कि आया आप जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उस कंपनी के बारे में कितनी मालूमात है। यूरोप में इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। जब भी आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी कंपनी में कहीं जॉब देने जाते हैं, इवन के इंटरव्यू चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फेस टू फेस हार्ड इंटरव्यू हो, तो जब आप कंपनी के बारे में ओवरव्यू देते हैं तो जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यू लेने वाला वो इस बात से बहुत इंप्रेस होता है और ये आपका प्लस पॉइंट होता है कि आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके आए हैं। और दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं कि आपने 10 से 15 बार रोजाना अप्लाई करना है मुख्तलिफ कंपनियों में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ जॉब्स में, लेकिन आपने उनका फॉलो अप करना नहीं भूलना। जहां जहां आप अप्लाई करते जाएंगे एक लिस्ट बना ले एक्सेल में कि कहां कहां आपने अप्लाई कर लिया है, कहां कहां अप्लाई करना बाकी है। जहां जहां जिस जिस जॉब में, जिस जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया होगा आपने रोजाना की बुनियाद पे उसका फॉलो अप लेना नहीं भूलना। फॉलो अप करना है कि वहां पे स्टेटस क्या है, क्योंकि जब भी आप किसी पोर्टल पे जाते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट पे, तो उनका वहां पे स्टेटस शो हो रहा था कि आया उन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू कर लिया है
वहां पे वो स्टेटस शो हो जाता है। अगर तो वो ग्रीन है या उन्होंने रिव्यू कर लिया है तो वहां पे वो पॉइंट शो हो जाता है। तो आपने वो फॉलो अप करना नहीं भूलना। नाज़रीन, फॉलो अप में ये भी चीज है कि जैसे ही कोई वहां पे स्टेटस शो हो जाता है, आपको उसका नोटिफिकेशन लाजमी रिसीव होता है। आपने उस नोटिफिकेशन के मुताबिक वहां पे रिप्लाई फौरन करना है, ताकि जो कंपनी है, जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ये बात रियलाइज हो कि आपके लिए ये जॉब कितनी अहम है। नाजरीन, उसके बाद इंटरव्यू का मसला आता है। ये सबसे पहले वो ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने वाले 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू में आपने सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो आपका कवर लेटर है, क्योंकि कवर लेटर के मुताबिक वहां से सवाल आएंगे सामने वाले से, उसने आपसे सवाल करने हैं। कवर लेटर हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि एआई से या चैट जीपीटी से या जेमिनाई से कवर लेटर कभी ना लिखवाएं। हाँ, हेल्प आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो टोटल आपके अपने अल्फाज, आपके अपने वर्ड्स होने चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो तो आप प्रिपेयर्ड हो कि आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा। कवर लेटर के मुताबिक जो आपने कवर लेटर में लिखा होगा, आपने इंटरव्यू लेने वाले को मुतमईन करना है। इसके लिए आपके आंसर जो है, जो आपने उनको जवाब देने हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोशिश करें आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, ताकि जो सामने वाला है वो आपकी बात समझ सके। इंग्लिश इस लेवल की आपको आनी चाहिए कि आप उनको अपनी बात समझा सके और उनकी बात समझ सके, ताकि आपकी कम्युनिकेशन एक अच्छे मेथड में हो। और याद रखें, आप भी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। और नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जितने ज्यादा इंटरव्यूज देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा बिल्ड होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर पहला इंटरव्यू आपका कामयाब नहीं होता तो लाजमी तौर पे दूसरा, तीसरा या चौथा इंटरव्यू जरूर कामयाब हो जाएगा। इंटरव्यू की कामयाबी के बाद जो अगला मरहला आता है वो जॉब ऑफर लेटर का होता है। उसके ऊपर निगोशिएशंस होती है, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ पैकेजेस के हवाले से आपसे बात की जाती है। जॉब ऑफर के बाद जो अगला मरहला आता है वो वीजा एप्लीकेशन का होता है। कोई भी कंपनी जब आपको जॉब ऑफर कर देती है, आपके साथ सारी चीजें तय हो जाती हैं, तो जो वीजा होता है वो कंपनी खुद अप्लाई करती है। नाज़रीन, यहां मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा कि जब आप उनके साथ सैलरी और जॉब जेडीज के हवाले से निगोशिएशन कर रहे हो, तो आपने एक छोटा सा पॉइंट लाजमी याद रखना है कि आपकी ये सैलरी पैकेज या आपकी जो जेडीज है, उसकी बुनियाद पे आपका वीजा अप्लाई होना है। तो आपकी सैलरी वो मीट करनी चाहिए आपकी कंट्री के हवाले से, चाहे जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, कि आपकी सैलरी उस वीजा कैटेगरी के साथ मीट कर रही है या नहीं। ये आपने उनके साथ इंटरव्यू के दौरान ही लाजमी डिस्कस कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको बाद में इस मुश्किल का सामना भी करना पड़ा कि जॉब भी मिल गई, उनको जॉब लेटर भी मिल गया, सब कुछ ओके हो गया, सैलरी की बात भी हो गई, उनको लेटर भी आ गया, वीजे के हवाले से जो एक लेटर होता है जो कंपनी ईमेल करती है वो भी आ गया, लेकिन जब वो वीजा अप्लाई होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो वीजा कैटेगरी में वो फॉल नहीं कर रहे होता, या उनकी जो कायदे ज़ाबित होते हैं वो उनको मीट नहीं कर रहे होते। तो इसे जब भी आपने इंटरव्यू के दौरान ही ये बात डिस्कस कर लेनी है, कंपनी का जो भी वो नुमाइंदा हो जो इंटरव्यू कर रहा हो, उसके साथ ये वाली जो कैटेगरीज हैं, वीजा कैटेगरीज जो है जितनी भी, उनके साथ डिस्कस कर लेनी है जितने भी कवानीन, क्योंकि उस बंदे को बेहतर पता होगा, वो आपके कंट्री के हवाले से, आपकी रेजिडेंसी के हवाले से, आपकी सैलरी के हवाले से वो आपको सही गाइड करेगा। हम क्योंकि बात कर रहे हैं नीदरलैंड के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूं कि हाई स्किल्ड माइग्रेंट वीजा एक कैटेगरी है। आपने हमेशा उनके साथ ये वाले कैटेगरी की बात करनी है। इस कैटेगरी का फायदा ये है कि जब आप नीदरलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो अगर आपके पास हाई स्किल्ड माइग्रेंट वीजा कैटेगरी होगी तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप नीदरलैंड पहुंच जाए, एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो सबसे पहले आपने BSN रजिस्ट्रेशन करवानी है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, ट्रांसपोर्ट कार्ड। यहां पे मैं आपको बताता चलूं, ट्रांसपोर्ट कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। आपने जहां भी जाना है, किसी कंपनी में जहां आपकी जॉब हुई है, या आपने अपनी जहां पे आपने रहना है, आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट कार्ड नहीं होगा तो आप वहां की लोकल जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पे आप सफर नहीं कर सकते। और नाज़रीन, अगर आप नीदरलैंड में 5 साल मुकम्मल कर लेते हैं अपनी उस जॉब कैटेगरी में कंसिस्टेंसी के साथ, तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, मतलब PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप बेसिक डच लैंग्वेज, आपको उसकी नौ-हाउ हो। 5 साल के अरसे में आप इतना सीख ही जाते हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स, शॉर्ट कोर्स होते हैं लैंग्वेज के, वो आप कर लेते हैं। क्योंकि जब आप PR के लिए अप्लाई करते हैं
तो जो वीजा ऑफिसर होता है तो वो लाजमी इस चीज को मेक श्योर करता है कि आपको बेसिक डच लैंग्वेज वो आती है या नहीं आती। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट होता है, वो करवाना भी बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन टेस्ट के बाद आपका रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड है, आपका सिटीजन रिकॉर्ड है, वो आपको म्यूनिसिपल कमेटी और किसी भी आपके जो करीबी पुलिस स्टेशन होगा वहां से आपको वो उसका सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते। याद रखें ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत सारी रिजेक्शंस आएंगी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत इसमें आपकी एनर्जी लगेगी, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। मैंने वीडियो में आपको ऊपर भी बताया, सबसे पहले आपने अपनी फील्ड के हवाले से जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो वाली जॉब आपने ढूंढनी है, फिर वहां पे अप्लाई करना है और कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना है। फिर आपको वहां से रिस्पॉन्स आएगा, फिर इंटरव्यू देना है। उस इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपने आप को तैयार कैसे करना है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आपने यूट्यूब पे जाके वो वाली वीडियो भी मेरी देख लेनी है। नाज़रीन, ये वो मोटे मोटे स्टेप है जो मैंने आपको बताए हैं। नीदरलैंड आप कैसे जा सकते हैं, आप नीदरलैंड में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, आप नीदरलैंड पहुंच के आप सबसे पहले क्या काम करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने ये मोटे मोटे पॉइंट जो है सिलेक्ट किए हैं। नाज़रीन याद रखिए, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। अगर आप वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें, इस वीडियो को सेव करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है किसी की लाइफ इस वीडियो के बाद बदल जाए। और अगर आप भी नीदरलैंड में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो अभी कमेंट पे स्टार्ट लिखें, मैं आपको इनबॉक्स में एक मुकम्मल डिटेल रोड मैप का लिंक शेयर करूंगा। तो आज ही शुरुआत करें, बगैर किसी एजेंट को लाखों रुपए दिए। खुद पे यकीन रखें, अपनी स्किल्स पर यकीन रखें, क्योंकि आप कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह हाजिर होता हूं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।